पीएम ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह है मानव भूगोल की विचारधारा। मानव भूगोल की विचारधारा। अब देखिए, मानव भूगोल में अपन जो परिभाषाएं पढ़ी थी उसमें कुछ विचारधाराएं सामने आई थी। अब इन विचारधाराओं में सबसे पहले अपन लेते हैं नियतिवाद। नियतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणवाद। ये जो विचारधारा है वह प्रकृतिवादी विचारधारा है। इसमें प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस विचारधारा के जो प्रतिपादक माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं, वह है फ्रेडरिक रेटजेर। फ्रेडरिक रेटजेर को इसका जनक माना जाता है नियतिवाद का। इन्होंने कहा कि मानव जो है एक निष्क्रिय अधिकर्ता है। निष्क्रिय अधिकर्ता कौन है? मानव। और मानव जो है वह क्या है? प्रकृति का दास है। यानी इसमें प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और मानव को उसका द्वितीय स्थान माना गया है। इनकी जो शिष्या थी एलन सैम्पल, ने कहा कि जो मानव है वो क्या है? भूतल की उपज है। भूतल की उपज कौन है? मानव। मानव जो है वह भूतल की उपज है। यानी प्रकृति ने उसको जन्म दिया है, उसके विचारों को एक नई दिशा प्रदान की है, उसकी समस्त क्रियाओं पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इसमें जो मानव है वो तो क्या है? प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है और प्रकृति उसकी स्वामी। इसमें माना है नियतिवाद में, यानी इसमें प्रकृति को प्रथम स्थान दिया गया है। जो भी मानवीय विचार है, जो भी मानव की क्रियाएं हैं, उन समस्त पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। अब दूसरी जो चर्चा करते हैं अपन, संभववाद। संभववादी विचारधारा है, वो मानवीय विचारधारा है। इसमें मानव को प्रथम स्थान माना गया है। अब देखिए, इस शब्द को जो दिया वह दिया फेब्रे। फेब्रे नामक भूगोलवेत्ता ने संभववाद शब्द दिया और जो इसका विस्तृत अध्ययन किया वह किया वी.डी. ब्लास, यानी विडाल डी ला ब्लास। ये संभववाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है वह एक सलाहकार से अधिक नहीं है, वह मानव को सलाह देती है। अब मानव उस सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। यानी प्रकृति क्या है?
जनक है। ये किसमें कहा गया है? संभववादी विचारधारा में, यानी इसमें क्या है, मानव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मानव चाहे तो जो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, मानव को इसमें सर्वश्रेष्ठ माना। मानव चाहे प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। ये तो कौन सी विचारधारा है? संभववादी विचारधारा। जो तीसरी विचारधारा लेते हैं अपन, वह है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक नियतिवाद। अब देखिए, इसमें नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद विचारधारा में इन दोनों का मध्य का मार्ग अपनाया है। यानी इसमें ना तो प्रकृति जो है स्वामी है और ना मानव उसका दास है, और ना मानव सर्वश्रेष्ठ है और ना प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। इसके जो जनक माने जाते हैं वह है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर को नवनियतिवाद का जनक माना जाता है और उन्होंने वैज्ञानिक नियतिवाद इसी विचारधारा का नाम दिया। इन्होंने कहा कि प्रकृति चौराहे पर खड़े उस ट्रैफिक पुलिस वाले के समान होती है, जिसमें यात्रियों को जब चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला यह जानता है कि आगे कोई घटना घटने की संभावनाएं होती है तो वह यात्रियों को रोक देता है, और जब उसे लगता है कि आगे दुर्घटना होने की संभावनाएं नहीं है तो वो जाने का आदेश देते हैं। चौराहे पर जो यात्री खड़े होते हैं वो कुछ पल के लिए रुकते हैं, और जब उनको लगता है कि आगे कोई दुर्घटना घटने की संभावना नहीं है तो वो अपने दाएं बाएं देखते हैं और अपनी दिशा की ओर चल देते हैं। तो उसी प्रकार प्रकृति जो है वो क्या है, मानव के लिए कई रास्ते प्रदान करती है, मानव को विकासवादी बनाती है, और मानव इस प्रकृति का ध्यान रखते हुए जो भी वैज्ञानिक कार्य करता है, जो भी तकनीकी कार्य करता है, जो भी अपनी क्रियाएं करता है, वो इस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करता है। और अगर वह इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो आगे भविष्य में जो घटनाएं घटने की संभावना होती है वो भी, उसका परिणाम भी मानव को भुगतना पड़ता है। ये किसमें कहा गया है? नवनियतिवाद में। अब देखो, ग्रिफिथ टेलर ने जो चौराहे वाला एग्जाम्पल दिया है, रुको और जाओ, तो इसी आधार पर इस सिद्धांत का नाम रखा गया रुको और जाओ सिद्धांत। रुको और जाओ सिद्धांत। अब देखिए, ये तो अपनी थी मानव भूगोल की विचारधाराएं, जिसमें अपन ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। अब जो बात कर रहे हैं अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब देख, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है बहुत व्यापक है। यानी मानव भूगोल का जो अन्य विषय से जो संबंध रहा है, चाहे वो इतिहास रही हो, राजनीतिक रही हो, यानी इतिहास में अगर अपन पढ़ेंगे तो जो है भूगोल का इतिहास पर जो प्रभाव है, राजनीति पर जो प्रभाव है, ये समस्त किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के विषय में इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं अपन जनसंख्या।
जनसंख्या में अपन प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका वितरण यानी जनसंख्या वितरण, मानव अधिवास, प्रजातियां यानी मानवीय प्रजातियां, लिंग अनुपात, आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? जनसंख्या के अंतर्गत। जो दूसरा पॉइंट है अपना वह है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। अब देखो किसी भी प्रदेश में बहुत से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग मानव करता है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों में जैसे मृदा है, वनस्पति, कई प्रकार के खनिज है, आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कालिक अनुक्रम। अब देखिए कालिक अनुक्रम में अपन जो मानव भूगोल है वह क्या है? स्तरनीय है। जो भी भौगोलिक संरचनाएं हैं वो स्तरनीय है, गतिशील है और मानव ने समय के अनुसार इसका बहुत अधिक विकास किया है। तो ये किसमें आते हैं? कालिक अनुक्रम में। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि जो मानव भूगोल है जिसमें भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी मानव के जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। यानी मानव का उन जो संस्कृति है, जो वातावरण है उसके प्रति जो अनुकूलन है, उसके प्रति जो संबंध है उसका अध्ययन इसमें करते हैं। नेक्स्ट है अपना समायोजन। अब देखिए समायोजन के अंतर्गत अपन देखते हैं कि मानव भूगोल में नहीं बल्कि भूगोल में कोई भी जीव अगर वातावरण से अपने आप को समायोजित कर लेता है, अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, तो वो उस वातावरण में जीवित रह सकता है। अगर वह अपने आप को उस वातावरण के अंतर्गत समायोजित नहीं कर पाता तो वह नष्ट हो जाता है। तो ये था अपना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जिसमें अपन ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। अब जो अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें अपन लेंगे कि विश्व की जो जनजातियां हैं उसका अध्ययन अपन उसमें करेंगे। ये सभी का अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।